हाय एवरीवन। आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज से करंट अफेयर शुरू करने से पहले कल के करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। कल का पहला करंट अफेयर्स था, हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी और अंतिम पनडुब्बी का नाम क्या है? इसका सही जवाब था आईएनएस वॉकशीर। आईएनएस वॉकशीर को प्रोजेक्ट P75 के तहत बनाया गया था और ये अंतिम एंड छठी स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी था। अगला सवाल था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 2015। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरू की गई थी। अगला सवाल था, वेनेजुएला के 46वें राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने जनवरी 2025 में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? इसका सही जवाब हो जाएगा निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। अगला सवाल था, मिशन मौसम को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सी मंत्रालय जिम्मेदार है? इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिशन मौसम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। अगला सवाल है, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की देखरेख करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की देखरेख करता है। दोस्तों, आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले अगर आपको इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इसका पीडीएफ और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली, आलोक आराधे मुंबई। ऑप्शन बी न्यायमूर्ति आलोक आराधे दिल्ली और न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय मुंबई। ऑप्शन सी न्यायमूर्ति आलोक आराधे दिल्ली और न्यायमूर्ति नरेश पाटिल बॉम्बे। या ऑप्शन डी न्यायमूर्ति राजीव शर्मा दिल्ली और न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय मुंबई। इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली के लिए और न्यायमूर्ति आलोक आराधे को मुंबई के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई है। अगला सवाल है, हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए देखते हैं इसका पहला ऑप्शन न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति आलोक आराधे, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति नरेश पाटिल या ऑप्शन डी न्यायमूर्ति सुजय पॉल। इसका सही जवाब हो जाएगा जस्टिस सुजय पॉल को तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई है। चलिए देखते हैं न्यूज में क्या था। हाल ही में विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिसूचना के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक आराधे को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हस्तांतरण किया गया है। केंद्र सरकार ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजय पाल के रूप में नियुक्त किया है। यह निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद लिया गया, जो 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर की गई है। चलिए देखते हैं उच्च न्यायालय के कुछ संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, खासकर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 331 तक उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 में कहा गया है प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्ति करना आवश्यक समझेंगे। वही अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जा सकता है। इसकी योग्यता क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या है? इसकी योग्यता पहली है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा है उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्षों का अनुभव हो अथवा वह उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। वही अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में हस्तांतरित कर सकता है और यह बॉम्बे और दिल्ली के न्यायाधीश के जो हस्तांतरण किया गया इसी अनुच्छेद के तहत। वही 223 में कहा गया है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो या जब कोई मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, अन्यथा अपने कर्तव्यों को पालन करने में असमर्थ हो, तो कार्यालय के कर्तव्यों को पालन करने के लिए ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति प्रयोजन के लिए नियुक्त कर सकता है। ये 222 है हस्तांतरण से संबंधित है और 223 है जहां पे रिक्त खाली होगा, किसी मुख्य न्यायाधीश का सीट खाली होगा या वो मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो या फिर वो अपने कार्य करने में असमर्थ हो, तो राष्ट्रपति वहां नियुक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 223 के तहत ये शक्ति मिलती है।
वही देखते हैं कॉलेजियम सिस्टम क्या है। हमारे भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है कॉलेजियम प्रणाली के तहत होती है। हालांकि इसका कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है, ये न्यायालयों के फैसलों से एक परंपरा चली आ रही है। यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हस्तांतरण की एक प्रणाली है, इसे याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में नियुक्ति और ट्रांसफर की एक प्रणाली है। यह संविधान में निहित नहीं है, परंतु यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ है। इस प्रणाली के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश के साथ मिलकर न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण की सिफारिश करते हैं। ये 4 न्यायाधीश और सीजीआई होते हैं उच्चतम न्यायालय के लिए। वही दूसरी तरफ उच्च न्यायालय कॉलेजियम के नेतृत्व वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। उच्च न्यायालय के लिए 3 मेंबर होते हैं, एक होते हैं सीजीआई और 2 होता है वरिष्ठतम न्यायाधीश। वही सरकार भी कॉलेजियम के चयन के संबंध में आपत्ति उठा सकती है और स्पष्टीकरण मांग सकती है, लेकिन यदि कॉलेजियम उन्हीं नामों को दोहराता है जो पहले दी गई थी तो सरकार उन्हें नियुक्ति करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस 4 की पॉइंट को याद रखेंगे कॉलेजियम प्रणाली के तहत। हम कॉलेजियम प्रणाली को आगे भी पढ़ेंगे, इस पे सरकार इस पे कानून भी लाई थी, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट इसे असांवैधानिक करार दे दिया गया और फिर से कॉलेजियम प्रणाली ही अभी चल रहा है। इस पे हम डिटेल्स में बात करेंगे, न्यायालय में पढ़ेंगे पॉलिटी में, तो वहां पे अच्छे से हम आपको समझाएंगे। यहाँ पे इन शॉर्ट बता दी है कौन कौन से अनुच्छेद है जिसके तहत ट्रांसफर या नियुक्ति की जाती है और क्या क्या योग्यताएं होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति और आर्थिक अनुसंधान विभाग की देखरेख के लिए किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए टी रविशंकर, ऑप्शन बी एम राजेश्वर राव, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास या ऑप्शन बी विरल वी आचार्य। इसका सही जवाब हो जाएगा एम राजेश्वर राव को। ये आरबीआई के उप गवर्नर है, इन्हें नियुक्त किया गया है मौद्रिक नीति और आर्थिक अनुसंधान विभाग की देखरेख के लिए। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। आरबीआई ने डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा का कार्यकाल 15 जनवरी 2025 को पूरा होने के बाद मौद्रिक नीति और आर्थिक अनुसंधान विभाग की देखरेख के लिए डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव को नियुक्त किया है। चलिए देखते हैं आरबीआई के बारे में, देखते हैं कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ, ये किस प्रावधान के तहत काम कर डिप्टी गवर्नर है और इसके शक्तियां क्या क्या है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार, ठीक है। उसके बाद इसका हेड ऑफिस पहले था कोलकाता में था, जिसे 1937 में इसे मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया अस्थायी रूप से। तथ्य क्या है देखते हैं। यह बैंक निजी स्वामित्व में था, किंतु 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद यह पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में है। आरबीआई का प्रस्तावना क्या है, ये कौन कौन से काम करते हैं, प्रस्तावना में दी गई आरबीआई का प्रस्तावना 4 बातों को ध्यान रखेंगे। भारत में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक नोट जारी करना, दूसरा आरक्षित निधि रखने की विनियमन करना और समानता देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को उसके लाभ के लिए संचालित करना, बढ़ती हुई जटिल होती अर्थव्यवस्था की चुनौती का सामना करने के लिए एक आधुनिक मौद्रिक नीति ढांचा तैयार करना, इसे याद रखेंगे। उसके बाद चौथा है विकास के उद्देश्य के ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना भारतीय इकोनॉमी में। तो ये है आरबीआई की प्रस्तावना। इसका गठन था, ये पूर्वकालीन गवर्नर होते एक और अधिकतम 4 उप गवर्नर हो सकते हैं। वर्तमान के गवर्नर है संजय मल्होत्रा, वर्तमान ये आरबीआई गवर्नर है संजय मल्होत्रा। पहले शक्तिकांत दास जी थे, अब उन्हें रिटायरमेंट के बाद संजय मल्होत्रा को आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया। ये भी एक आईएएस अफसर है और शक्तिकांत दास भी आईएएस अफसर ही थे। मौद्रिक नीति पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसका निर्माण 2016 में हुआ था। इसमें 6 सदस्य होते हैं, जिनमें गवर्नर तो होते ही जो पदेन अध्यक्ष, और 3 सदस्य होते हैं आरबीआई से और 3 का चयन सरकार करती है। एमपीसी के बैठक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बैठक हर साल में कम से कम 4 बार होती है, हर 3 माह पे 4 बार होती है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जहाज हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए? ऑप्शन ए आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस चक्र, ऑप्शन बी आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस विक्रांत, या ऑप्शन सी आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर, या ऑप्शन डी आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस शिवालिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और वागशीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे के मौके पे। देखते हैं न्यूज में क्या था। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में इंडियन आर्मी डे के मौके पर 3 उन्नत नौसेना लड़ाकू जहाजों को आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को नौसेना में शामिल किया। आईएनएस सूरत P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का अंतिम और चौथा जहाज है।
यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे परिष्कृत विध्वंसों में से एक माना जाता है। वही INS नीलगिरी P-17A स्टील्थ फ्रीगेट प्रोजेक्ट जहाज है जो भारतीय नौसेना के युद्धपोतों डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया था। वही दूसरी तरफ INS वॉर्कशीट P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट के तहत छठी और अंतिम पनडुब्बी है। INS वॉर्कशीट पनडुब्बी निर्माण में भारत की बढ़ती विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। कौन सा शहर पहली बार 77वें भारतीय सेना दिवस परेड की मेजबानी करेगा? जिसे ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी बेंगलोर। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पुणे पहली बार 77वें भारतीय सेना दिवस परेड की मेजबानी कर रहा है। न्यूज में देखते हैं क्या था। भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को जनरल बाद में फील्ड मार्शल बनाया गया KM करिअप्पा की 1949 में भारतीय सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्ति की स्मृति को मनाया जाता है। मतलब इस दिन वो प्रथम भारतीय कमांडर ऑफ चीन के रूप में नियुक्ति किया गया था। इसी दिन को हम, इस साल का थीम था समर्थ भारत सक्षम सेना, इसे याद रखेंगे। समर्थ भारत सक्षम सेना भारतीय सेना दिवस का थीम था 2025 का। मेजबान पुणे पहली बार सेना दिवस परेड की मेजबानी कर रहा है। सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 जनवरी को। इसके देखते हैं। भारतीय सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिकों की सेवा और बलिदान के सम्मान में प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस भी 1953 में KM करिअप्पा की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के प्रतीक है। इन्हीं के जब नियुक्त हुआ था 15 जनवरी को भारतीय कमांडर इन चीफ, तो उस रूप में मनाते हैं भारतीय सेना दिवस। और जब ये रिटायर किए थे 1953 में 14 जनवरी को, तो इसी दिन को मनाते हैं सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस, उनके सेवा और बलिदान के सम्मान में। वही भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इसे याद रखेंगे। अगला सवाल है, बोड़ा त्योहार हिंदू चंद्र कैलेंडर में किस महीने के अंत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन ए चैत्र, ऑप्शन बी माघ, ऑप्शन सी अश्विन या ऑप्शन डी पौष। इसका सही जवाब हो जाएगा माघ। माघ महीने के अंत को चिन्हित करता है बोड़ा त्योहार। देखते हैं न्यूज में क्यों था। बोड़ा त्योहार, जिसे माघों का त्योहार के रूप में जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र में हट्टी जनजाति है, ये इसे याद रखेंगे, हट्टी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, जो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, के लिए सबसे बड़ा वार्षिक त्योहार है। यह महीने भर चलने वाला त्योहार है, जिसे माघ के अंतिम महीने का प्रतीक माना जाता है। त्योहारों का चरण देखते हैं, कितने चरण मनाया जाता है। तकरीबन ये महीने भर तक चलता है। बोधता, ये पहला दिन होता है त्योहार का। इसमें समुदाय पारंपरिक व्यंजन जैसे पूरे, बेदोली, पंटदे, धरौती और जुडोली तैयार करते हैं। वही दूसरा दिन होता है भतीओज। इसमें सामूहिक भोज, साझा आंगन में गाना और नृत्य किया जाता है। अगला होता है साजे का दूना। यह पुरुष उपहार लेकर विवाहित बहनों से मिलने जाते हैं, महिलाएं गीत में शामिल होती है। 8वां दिन का त्योहार होता है इसमें खोरा उत्सव। ये भव्य दावत, उसके बाद बोईदूज समारोह होता है और अंतिम होता है सामूहिक भोज, जो परिवार के लोग आपस में रिश्तेदारों को साझा भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। तो इसे हम देख लिए, हट्टी जनजाति, हिमाचल प्रदेश, बोरा त्योहार, ये 3 फैक्ट को याद रखेंगे। इसका चरण है, इसे माघ के अंतिम महीने का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अगला है गन्न नगाई, मणिपुर में किस समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार है? ऑप्शन ए नागा समुदाय, ऑप्शन बी जेलियान ग्रोंग समुदाय, ऑप्शन सी मैतेई समुदाय या ऑप्शन डी कुकी समुदाय। इसका सही जवाब हो जाएगा जेलियान ग्रोंग समुदाय। जेलियान ग्रोंग समुदाय के द्वारा गन नागाई त्योहार मनाया जाता है मणिपुर में। देखते हैं, गन नगाई भारतीय राज्य मणिपुर में मनाया जाने वाला एक क्षेत्रीय सार्वजनिक अवकाश त्योहार है। इसे चाकन गान नगाई के नाम से भी जाना जाता है और यह जेलियान ग्रो समुदाय के सबसे बड़ा त्योहार है। इसे पश्चिमी कैलेंडर के अनुसार दिसंबर और जनवरी में मनाया जाता है। गैन नगाई फसल के मौसम के समाप्ति के बाद आयोजित की जाती है। गैन नगाई का अर्थ होता है यह शीत ऋतु का त्योहार। जैसे गन या गन का अर्थ होता है शीत ऋतु या शुष्क ऋतु, वही नगाई का अर्थ होता है त्योहार। इस त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा टिंगकाओ रांगवांग की पूजा, जो सर्वोच्च देवता की पूजा मानी जाती है मणिपुर में, उसके रूप में मनाए जाते हैं। इस त्योहार की शुरुआत में गांव के मुखिया सूखी लकड़ी को रगड़कर नई आग बनाता है, जिसे महाई लाप मेई कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को आप लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।